हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? चलिए हम लोग बात करते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन के ऊपर। इससे पहले बेसिक डिफरेंशिएशन पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। दोनों वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। आप ये दोनों को देखने के बाद बेसिक डिफरेंशिएशन पार्ट 3 का वीडियो देखिएगा, तभी आपको बेसिक डिफरेंशिएशन पार्ट 3 का वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन पार्ट 3 को। आज लगभग ये वीडियो एंड ही हम लोग कर लेंगे और जो भी कंसेप्ट है लगभग हम लोग देख लेंगे। हम लोग इतना कंसेप्ट आज कर लेंगे जिससे फिजिक्स में हम लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा। हम ये नहीं बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन जो है इतना ही पढ़ना है, नहीं। डिफरेंशिएशन आप क्लास 12th में 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। क्लास 12th में जब आप जाओगे तो वहां पे मैथ में बेसिक डिफरेंशिएशन के साथ साथ इन डिटेल डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं बेसिक डिफरेंशिएशन पार्ट 3। तो कल हम लोग जहां रुके उससे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। कल हम लोग किए थे V instantaneous is equal to dx by dt, और समझ लिए थे कि डिफरेंशिएशन हम लोग वही करते हैं जहां पार्टिकुलर एक इंस्टेंट के ऊपर बात किया जाए। तो जब भी डिफरेंशिएशन करना हो तो आप इस चीज को अपने दिमाग में हमेशा रखो कि कहीं ना कहीं इंस्टेंट के ऊपर बात किया जा रहा है। तो यहां तक हम लोग कर लिए थे कि भी इंस्टेंटेनियस dx by dt होता है। ये भी एवरेज डेल्टा x by डेल्टा t के बराबर। तो भी एवरेज डेल्टा x बाय डेल्टा t वो डिफरेंशिएशन नहीं था, dx बाय dt ये डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे हम लोग ये भी बात किए थे कि ये जो dx है वो डिपेंडेंट है और ये जो dt है वो इंडिपेंडेंट। मतलब डिपेंडेंट फंक्शन ऊपर दिखेगा आपको और इंडिपेंडेंट नीचे। अब हम लोग आज के क्लास में डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला देखेंगे। इतना फॉर्मूला के ऊपर हम लोग बात कर लेंगे कि जिससे फिजिक्स हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं और वो फॉर्मूला लिखने के बाद उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और जैसे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे तो बेसिक डिफरेंशिएशन हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे और फिर हम लोग इंटीग्रेशन को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं फॉर्मूला कंसर्न विथ बेसिक डिफरेंशिएशन। हम लोग हेडिंग डालेंगे फॉर्मूला कंसर्न विथ बेसिक डिफरेंशिएशन। चलिए इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ज्यादा फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखना है हम लोगों को, बस इतना फॉर्मूला लिख लेना है
कि जिससे हम लोग फिजिक्स को आसानी से समझ सकें। तो चलिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। ये सारे फॉर्मूला का प्रूफ है, हमें भी मालूम है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे। बस यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। जब आप मैथ में क्लास 12th में आप आइएगा, पढ़िएगा जब, तो वहाँ पे मैथ वाले सर आपको इसका प्रूफ बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख के इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। 12-13 के करीब, यानी 12-13 के करीब फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 1, इफ y is equal to c, then dy by dx अगर इसका हम लोग निकालें dc by dx, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे y is equal to c है, जहां यानी where c is constant, जहां c जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट के जगह पे पाई भी हो सकता है, कांस्टेंट के जगह पे 2 भी हो सकता है, कांस्टेंट के जगह पे 3 भी आपको मिल सकता है। यानी वैसा कुछ जो कांस्टेंट हो, जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं बदले, वो सब अगर यहाँ आपको दिखे तो आप ये समझो कि वो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो इसका dy by dx जो होगा वो 0 के बराबर। इसको जरा समझिए कि क्या यहाँ पे x है, तो इसका जवाब होगा कि यहाँ कहीं x नहीं है। हम आपको बताए थे कि y जो है वो डिपेंडेंट फंक्शन, और यहाँ पे जो x होगा वो इंडिपेंडेंट। यहाँ पे x नहीं है। अगर x नहीं है तो क्या y में कोई चेंजिंग हो सकता है? तो इसका जवाब होगा कि y में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे अगर x रहता और x को हम लोग अगर बदलते तो शायद y में चेंजिंग आता। यहाँ पे x नहीं है। x अगर नहीं है तो हम लोग x का वैल्यू कहाँ रखेंगे? कहीं रख सकते हैं क्या? तो इसका जवाब होगा नहीं। और अगर x यहाँ x का वैल्यू नहीं रखेंगे, x में कोई चेंजिंग होगा ही नहीं, तो क्या y में चेंजिंग हो सकता है? तो इसका जवाब होगा नहीं हो सकता है। तो y इज इक्वल टू, अगर कहीं पे c दिखे तो dy by dx जो होगा वो 0 के बराबर। dy by dx क्या है? तो dy by dx रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y जो है वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए x में चेंजिंग करने से y में चेंजिंग नहीं होगा। तो dy by dx इज इक्वल टू dc by dx इज इक्वल टू 0। मतलब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होगा। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा हम इसके ऊपर क्वेश्चन करवाएंगे और आपको समझाएंगे कि y इज इक्वल टू, अगर c हो तो dy by dx क्या होगा। अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 देखते हैं। इफ y is equal to x to the power n, where n is integer, n जो है वो इंटीजर है। n क्या है? इंटीजर। तो आप समझ ही रहे हो, यहाँ पे
1 2 3 4 माइनस प्लस सब कुछ हम लोग ले सकते हैं। इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n, तो यानी देन dy बाय dx इसका क्या होगा? तो देखिए जरा ध्यान से, y के जगह क्या है, तो इसका जवाब होगा y के जगह x टू द पावर n है। y के जगह अगर x टू द पावर n है तो हम लोग रख लेते हैं x टू द पावर n डिवाइड dx। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ कि जो यहाँ देखना हम ब्लू कलर से लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, जो कुछ भी यहाँ, चलो एक स्टेप और देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। और d, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर n डिवाइड dx? जरा देखिए ध्यान से आप, क्या इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है? तो इसका जवाब होगा हाँ, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब जरा देखो, जो कुछ यहाँ वही यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ वही यहाँ होना चाहिए, तब जाके इसका रिजल्ट जो होगा, जरा ध्यान देना साहब, जो यहाँ वही यहाँ, मतलब जो कुछ यहाँ हेलो, जो कुछ यहाँ वही यहाँ होना चाहिए, तब जाके इसका रिजल्ट जो होगा वो n x टू द पावर n माइनस 1, मतलब जो यहाँ वही यहाँ और वही यहाँ होना चाहिए। तो फाइनल रिजल्ट अपने पास आया y इज इक्वल टू x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1, n x टू द पावर n माइनस 1। याद रखिएगा, ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट का एप्लीकेशन फिजिक्स में हम लोग बहुत जगह करते हैं, तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लो, ज्यादा बेनिफिशियल के लिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर के तरफ। अगर 3 नंबर हम लोग देखें, y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू a टू द पावर x, y इज इक्वल टू a टू द पावर x, तो इसका जो dy बाई dx होगा, देखिएगा जरा ध्यान से, देन dy बाई dx, इसका जो dy बाई dx होगा, हम लोग लिखेंगे इसको a टू द पावर x बाय dx। ध्यान रहे, जो यहाँ जो कुछ यहाँ वही यहाँ, तो इसका रिजल्ट होगा a टू द पावर x ही, मतलब जो यहाँ वही यहाँ, तो इसका रिजल्ट होगा e टू द पावर, जो यहाँ जो भी यहाँ रहेगा वही रिजल्ट होगा, मतलब e टू द पावर x। तो इसका जो रिजल्ट होता है y इज इक्वल टू ए टू द पावर x का, इसका जो रिजल्ट होगा ए टू द पावर x। याद रखिए, y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, तो इसका जो dy बाई dx होगा ए टू द पावर x के बराबर। अब हम फॉर्मूला नंबर 4 देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू log x, y इज इक्वल टू log x, तो इसका जो dy बाई dx होगा वो देन dy बाई dx
जरा देखिए ध्यान से, डी वाई की जगह क्या रखेंगे हम लोग, लॉग एक्स। तो यार रख लेते हैं लॉग एक्स डिवाइड डी एक्स। अब देखो जरा ध्यान से, जो यहां जो कुछ यहां वही यहां, तो इसका रिजल्ट होगा 1x। मतलब जो यहां वही यहां, वही रिजल्ट में होता है 1/x। तो इसका जो रिजल्ट होगा 1/x। तो हम लोग 4 रिजल्ट देख लिए, जरा ध्यान दीजिएगा सब। इफ y इज इक्वल टू c, तो इसका जो dy/dx होगा वो 0 के बराबर। फिर y इज इक्वल टू x टू द पावर n, तो इसका जो dy/dx होगा nx टू द पावर n-1, और n जो है वो इंटीजर। फिर हम लोग आते हैं y इज इक्वल टू x, इसका जो रिजल्ट होगा e टू द पावर x ही। फिर y इज इक्वल टू log x, तो इसका जो रिजल्ट होगा 1/x के बराबर। तो सारा रिजल्ट जो बोर्ड के ऊपर लिखा गया वो आपको समझाया गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 5 के तरफ। इस चीज को अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएगा, अन्यथा आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। इस चीज को अपने दिमाग में सेट रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 5 के तरफ। फॉर्मूला नंबर 5 के तरफ अगर जो नोट नहीं कर पाए वो इसको नोट कर लीजिए, हम इसको रफ करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं फॉर्मूला नंबर 5। फॉर्मूला नंबर 5, if y is equal to a to the power x, तो इसका जो dy/dx होगा then dy/dx। तो y के जगह हम लोग क्या रखेंगे, dy के जगह a to the power x डिवाइड dx। तो इसका जो रिजल्ट होगा a to the power x log e a। तो इसका जो रिजल्ट होगा a to the power x log बेस e a। तो dy/dx y इज इक्वल टू a to the power x, तो इसका जो dy/dx होगा a to the power x log बेस e a। तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 5 देख लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 6 के तरफ। फॉर्मूला नंबर 6, if y is equal to u into v, जरा ध्यान देना, यहां y is equal to u into v। याद रहे यहां पे u और v दोनों x का फंक्शन होना चाहिए। किसका फंक्शन होना चाहिए, तो इसका जवाब होगा x का फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों x का फंक्शन नहीं रहा तो आप इसे dy/dx u into v पर नहीं कर सकते हो। तो याद रहे ये दोनों जो है वो x का फंक्शन होना चाहिए। यहां हम लिख देते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, where u and v, where u and v
इज फंक्शन ऑफ एक्स। ये दोनों जो है वो एक्स का फंक्शन होना चाहिए, दोनों एक्स का फंक्शन होना चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। मतलब अगर करोगे भी तो दूसरे मेथड से। तो चलिए देखते हैं इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो हम लोग निकालते हैं dy बाई देन dy बाय dx। y के जगह देख लो आप क्या है, y के जगह देखिए u इंटू वी है, तो हम लोग y के जगह u इंटू वी रखेंगे, डिवाइड dx करेंगे। y के जगह हम लोग रख दिए u इंटू वी, क्योंकि y दिया था u इंटू वी के बराबर, वो दोनों हम लोग यहां रखे, डिवाइड dx किए। अब देखिएगा यहां कर रहे हैं, ध्यान देना सब, u इंटू वी, तो इसको हम लोग बोल लें फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसका dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u dv बाय dx प्लस v du बाय dx। मतलब इसको हम लोग कांस्टेंट मानेंगे और कांस्टेंट मान के बाहर कर लेंगे, फिर जो बच गया उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर बीच में प्लस का साइन देंगे। याद रहे जब भी यहाँ इनटू रहेगा तो यहाँ आप प्लस का साइन लेना, मतलब जब भी यहाँ इनटू रहेगा तो आप प्लस का साइन लीजिएगा। ऐसे हम याद रखे हैं, आप भी याद रख सकते हो। ये मल्टीप्लाई में है, इसको कुछ नहीं करना है, घुमा देना है। आप घुमाओगे तो ये प्लस के जैसा कभी ना कभी बन जाएगा। तो जब भी ये इनटू में रहे तो आप याद रखना यहाँ क्या होगा प्लस। तो एक को कांस्टेंट मानो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर प्लस जिसको आप कांस्टेंट माने उसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, और जिसको आप डिफरेंशिएट किए थे उसको आप कांस्टेंट मान के बाहर कर दो। तो ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आ गया dy बाई डी एक्स u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। तो ये हुआ फॉर्मूला नंबर 6। अब हम लोग बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 7 के तरफ। फॉर्मूला नंबर 7, इफ y is equal to u by v, u by v, यहाँ पे भी यहाँ लिख लेते हैं, where u and v is function of x। ये भी जो होना चाहिए वो x का फंक्शन होना चाहिए। याद रहे ये दोनों u भी और v भी दोनों x का फंक्शन होना चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू x। नहीं तो आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं कर पाओगे। तो चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। हम लोगों को निकालना है dy बाई डी एक्स, देन dy बाई डी एक्स। इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा देखिएगा, y के जगह पे हम लोग रखेंगे u बाय v डिवाइड dx। ये तो आप सब आदमी लिख लिए होंगे, इसलिए अब इसको रफ करते हैं। इस तरफ वाले को सब ये आदमी नोट ही कर लिए होंगे।
जो नहीं नोट किए इसको नोट कर लीजिए। हम इसको रफ करते हैं, तो इसको हम लोग रफ करें। चलो यहीं इसको रफ करते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा। u बाय v, इसको हम लोग डिवाइड dx से, इसको हम लोग क्या, इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा देखिएगा। v मतलब जो भी नीचे है उसको यहां रख लो, फिर डिफरेंशिएट करो ऊपर वाले को, तो क्या हो जाएगा du बाय dx। फिर यहां पे देखिए, यहां पे डिवीजन है, तो डिवीजन है तो हम लोग लेंगे माइनस, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस, जिसको हम लोग डिफरेंशिएट किए उसको हम लोग छोड़ देंगे, और जिसको हम लोग छोड़े थे उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा dv बाय dx। और डिवाइड तो इसका जवाब होगा डिवाइड होगा जो नीचे है उससे, तो हो जाएगा ये। तो रिजल्ट आ गया इसका v du बाई dx माइनस u dv बाई dx बाय v स्क्वायर। तो अब देख लीजिए, 3 रिजल्ट बोर्ड के ऊपर लिखा गया है, इससे पहले 4 रिजल्ट और लिखा गया था। टोटल रिजल्ट 7 हम बोर्ड के ऊपर लिख दिए। इसके अलावा कुछ एक और ट्रिगोनोमेट्रिकल रिजल्ट है, उसको भी हम लिखेंगे। तो चलिए 1 मिनट इसको रिकॉल कर लें। इफ y इज इक्वल टू a टू द पावर x, तो इसका जो dy बाई dx होगा a टू द पावर x log e a। फिर हम लोग पढ़ते हैं y इज इक्वल टू u इंटू v, तो इसका जो रिजल्ट होगा u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। फिर हम लोग बढ़ते हैं y इज इक्वल टू u बाय v के तरफ, तो इसका जो रिजल्ट होगा v du बाई dx माइनस u dv बाई dx बाय v स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हुआ टोटल 6। अब हम लोग बढ़ते हैं 1 नंबर रिजल्ट के तरफ। 1 नंबर रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं, हम इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हम लोग रिजल्ट नंबर 1 की तरफ। 1 नंबर किस चीज का डिफरेंशिएशन करना है, चलिए दिखाते हैं हम। 8 नंबर, इफ y इज इक्वल टू sin x, इफ y इज इक्वल टू sin x, तो इसका dy बाई dx क्या होगा, देन dy बाय dx, dy बाय dx d sin x डिवाइड dx। याद रहे साहब, इसको भूलना मत, नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। यहां पे अगर x है तो यहां पे भी x होना चाहिए। याद रहे, यहां पे अगर x है तो यहां पे भी x होना चाहिए, तभी इसका रिजल्ट जो होगा वो होगा cos x। रिजल्ट जो होगा वो होगा cos x। रिजल्ट जो होगा वो होगा cos x। मतलब जो यहां वही यहां पे होगा। मतलब यहां अगर x है तो यहां भी x होगा और यहां भी x ही होगा। तो याद रखना, इसको भूलना मत, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस चीज को याद रखिएगा, जो यहां वही यहां पे भी। तो हम लोग 8 नंबर देख लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर के तरफ। 9 नंबर के तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्या होगा, इफ y इज इक्वल टू
cos x. If y is equal to cos x, y is equal to cos x क्या होगा? y is cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसके ऊपर बात करते हैं, then dy by then dy by dx, dy by dx, dy by dx क्या होगा? dy के जगह लिखेंगे cos x डिवाइड dx। जरा ध्यान दीजिए यहाँ कि यहाँ पे है x, यहाँ x है तो यहाँ पे भी होगा x, तभी रिजल्ट होगा माइनस साइन x। याद रहे डिफरेंशिएशन में जहां पे c वहां आ जाएगा माइनस, जहां पे c वहां आ जाएगा माइनस, मतलब यहां जो रिजल्ट होगा वो होगा माइनस साइन x। याद रहे साहब, यहाँ पे x तो यहाँ पे भी x और यहाँ भी होगा x ही, मतलब जो यहाँ वही यहाँ पे भी होगा। याद रहे फिर से, जो यहाँ वही यहाँ पे भी होगा, मतलब cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x। यहाँ पे देखिए आप c है इसलिए यहाँ आएगा माइनस। फिर हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर के तरफ। 10 नंबर जो है, if y is equal to 10x, y is equal to 10x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा स्क्वायर x, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x, then dy by dx। y के जगह हम लोग रखेंगे साहब 10x, y हम लोग क्या रखेंगे 10x, y के जगह हम लोग 10x रखे, डिवाइड dx करेंगे। क्यों? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने बोला गया है, यहाँ रहेगा dx। अब देखो साहब, यहाँ जो कुछ है वही, जो कुछ यहाँ है वही यहाँ, तभी रिजल्ट होगा sec स्क्वायर जो यहाँ, मतलब sec स्क्वायर x के बराबर। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा sec स्क्वायर x, मतलब कि यहाँ x है तो वहां भी क्या होगा x, तो यहाँ भी क्या होगा x के बराबर, तो यहाँ भी होगा x। अब हम लोग बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 11 के तरफ। फॉर्मूला नंबर 11 देखिएगा जरा, if y is equal to cot x, if y is equal to cot x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा जरा देखिएगा, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा यानी dy by dx, इसका जो डिफरेंशिएशन यानी dy by dx, तो जरा बताओ y के जगह क्या है, तो इसका जवाब होगा cot x, y के जगह है cot x डिवाइड क्या dx, इसका रिजल्ट होगा माइनस cosec स्क्वायर x। यहाँ c है तो क्या आएगा माइनस, तो इसका रिजल्ट होगा माइनस cosec स्क्वायर x।
माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो देख लीजिए आप ध्यान से, जो कुछ यहाँ वही है नीचे यहाँ, और वही है यहाँ। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बताइए माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो देखो जरा ध्यान से, tan x तो सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ c है क्या, तो इसका जवाब होगा नहीं। c कहाँ है साहब, यहाँ पे। और अगर यहाँ c है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। तो क्या हो गया, cot x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये रिजल्ट है, इसका प्रूफ ही है। हम इसका प्रूफ नहीं दे रहे हैं, हमको सिर्फ बस इस फॉर्मूले से कहीं ना कहीं काम है। आपको मैथ वाले सर जब डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो वहां आपको इसका प्रूफ देंगे, तो आप वहां पे समझ ही जाइएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स में स्टार्टिंग में ही ये सब का रिक्वायरमेंट पड़ जाता है। बेसिकली इंटीग्रेशन का पड़ता है, तो हम लोग इंटीग्रेशन तभी कर सकते हैं जब हम लोगों को डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट मालूम हो। इसलिए हम लोग पहले डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फिर समझेंगे इंटीग्रेशन और आसानी से समझ लेंगे फिजिक्स के जो भी यूनिट हैं वो सारे यूनिट को। तो चलिए, ये हुआ 11 नंबर फॉर्मूला। अब हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर फॉर्मूले की तरफ। इसको हम रफ करते हैं और बढ़ते हैं 12 नंबर फॉर्मूले की तरफ। 12 नंबर जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखिएगा। cot x भी कर लिए हम, tan x भी कर लिए। अब हम लोग करेंगे cosec x और sec x। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला नंबर 12। जरा ध्यान देना साहब इधर, फॉर्मूला नंबर 12। इफ y इज इक्वल टू sec x, if y is equal to sec x, तो इसका dy by dx जरा देखिए आप, dy के जगह हम लोग रखेंगे sec x, y के जगह रखेंगे sec x डिवाइड dx। तो इसका जो रिजल्ट होगा sec x इंटू tan x, इसका रिजल्ट होगा sec x इंटू tan x। याद रहे साहब, याद रहे, जो कुछ भी यहाँ वही होगा नीचे, यानी sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। मतलब जो कुछ यहाँ वही यहाँ और वही यहाँ, मतलब वही होगा यहाँ पे, वही होगा यहाँ पे। याद रहे, इस बात पे बल दे रहे हैं, इस बात पे बल दे रहे हैं। आप इस बात को अपने दिमाग में रखिए, जो यहाँ वही यहाँ होगा और वही यहाँ भी होगा, तभी रिजल्ट sec x इंटू tan x लिख सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 13 यानी लास्ट फॉर्मूला की तरफ। मतलब ये डिफरेंशिएशन बेसिकली अगर हम लोग कर लें, सीख लें, समझें, तो क्लास 12 के फिजिक्स को हम लोग समझ सकते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं और ये लास्ट फॉर्मूला है, जरा देखिएगा ध्यान से। इफ y is equal to cosec x, if y is equal to
cosec x, तो इसका जो dy बाई dx होगा, चूंकि c आ गया तो होगा माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x। जैसे यहाँ sec x था तो sec x इंटू tan x, यहाँ c नहीं था तो माइनस नहीं आया, यहाँ पे c है तो होगा माइनस cosec x इंटू cot x। तो इसका dy बाई dx होगा साहब, इसका जो dy बाई dx होगा, dy बाई dx वो होगा dy के जगह cosec x डिवाइड dx। ध्यान दीजिए सब आदमी इधर, जो कुछ भी यहाँ वही यहाँ, फिर से जो कुछ भी यहाँ वही यहाँ, वही यहाँ, जो कुछ भी यहाँ वही यहाँ, तो इसका रिजल्ट होगा माइनस cosec x इंटू cot x। इस रिजल्ट को हम रफ करते हैं, सब आदमी लिख लिए होंगे, इसको हम रफ कर देते हैं और इसके रिजल्ट को देखते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x। ध्यान रहे साहब, फिर से हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ यहाँ वही यहाँ, वही यहाँ और यहाँ, मतलब वही होना चाहिए यहाँ भी और वही होना चाहिए यहाँ पे भी। तो रिजल्ट आ गया cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। तो हम लोग टोटल जो रिजल्ट देखे वो 13 रिजल्ट देखे। इस 13 को अगले क्लास के लिए आप अपने मेमोरी में यानी अपने दिमाग में फिट करके लाना, जिससे हम लोग इसके ऊपर अगर क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। सिर्फ फॉर्मूला याद करने से एग्जाम हॉल में बैठे और क्वेश्चन हमसे हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। फॉर्मूला के साथ साथ क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो फॉर्मूला का कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा और जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सारे फॉर्मूले का जो रिजल्ट है आप अगले क्लास में जरूर याद करके आना। अगर याद करके नहीं आओगे तो अगले क्लास में जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन समझ नहीं सकते हो, इसलिए इस रिजल्ट को जरूर आप याद करके लाइएगा। तब तक के लिए इस क्लास को यहीं हम लोग रोकते हैं।